जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। अभी चल रहा है दशहरा का समय और आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा के साथ साथ हमारे गांव में मेला भी लगता है, तो इसलिए हमने सोचा है कि आप लोगों को मेला देखने के लिए इनाम स्वरूप कुछ रुपया दिया जाए। वो रुपया कैसे आप लोगों को मिलेगा, तो ये जान लीजिए कि इसके लिए आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को इनाम स्वरूप 100 रुपीज़ देंगे 2 व्यक्तियों को। तो इनाम कैसे मिलेगा, तो अभी हम बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ाई करेंगे। इनमें हमने पिछले वीडियो में 15 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किए थे। 15 से आगे हम डिस्कशन करेंगे। टोटल 30 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए, पढ़ाई कीजिए और इसी बीच में हम इनाम वाले प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे। उसका जो भी सही जवाब देगा उन व्यक्ति को हमारी तरफ से 100 रुपया 2 व्यक्तियों को मिलेगा। 2 व्यक्ति कौन हो सकता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। जवाब देने के बाद हमारे तरफ से 2 व्यक्तियों का नाम चुना जाएगा, उनसे हम कनेक्ट करेंगे और उन्हें इनाम स्वरूप मेला देखने के लिए 100 रुपीज़ देंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 15 नंबर के प्रश्न तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिए थे, इनसे आगे अब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। 16 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने के उपकरण में किया जाता है। यानी कि रात्रि में जो हम लोग देखते हैं उस उपकरण में किस तरंग का प्रयोग लगा होता है। आर्मी हो गया या बड़े बड़े सैनिक हो गया, वे लोग क्या करते हैं, रात्रि में आतंकवादी को ढूंढने के लिए जंगल में या किसी छिपे हुए घर में या धरती के अंदर छिपे हुए व्यक्ति को, आतंकवादी को मारने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। उस उपकरण से पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति कहाँ छुपा है। यह उपकरण आदमी को बता देता है कि कोई भी आदमी, कोई भी चीज़ कहाँ छुपा हुआ है। और रात में भी पता चल जाता है। ये अवरक्त तरंग, आप लोग वीडियो गेम में भी, कई वीडियो गेम में भी यह सीन दिखाया गया है कि सिर्फ रात्रि में सिर्फ व्यक्ति दिखाई पड़ता है, पूरा फ्रेश दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ पता चलता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति छिपा हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अवरक्त तरंगों का उपयोग रात्रि में देखने के लिए किया जाता है। किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से सबसे अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इनमें सबसे अधिक किसमें सबसे अधिक एनर्जी होती है, अधिक एनर्जी होती है, तो एक्स तरंग में अधिक एनर्जी होती है। वहीं पूछे किस में कम होती हैं, तो गामा तरंग में, गामा किरण में सबसे कम होती हैं और एक्स किरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ओजोन परत, ओजोन के अणु में कोणीय आवर्ती में सिग्मा और पाई बंधन कितने होते हैं, तो सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं यह बताना आपको ओजोन के अणु में। सबसे पहले ओजोन का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन का सूत्र होता है O3। अगर इसके बीच में हम लोग बंधन ढूंढना चाहते हैं कि कितना पाई है कितना सिग्मा है, तो ये आप लोग देख लीजिए। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अगर एक और ऑक्सीजन इसमें जोड़ देंगे तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं और दूसरे बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। याद रखिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है उनमें से एक बंधन को हम लोग पाई कहते हैं, दूसरे को सिग्मा कहते हैं। और जहाँ पर सिंगल रहता है वे सिग्मा होते हैं, जहाँ सिंगल रहता है वे सिग्मा रहते हैं, और जहाँ डबल रहता है तो एक सिग्मा एक पाई रहते हैं। पता चल गया आप लोगों को, ये सिग्मा है, ये सिग्मा का संकेत है। तो सिग्मा 2 हो गया और पाई 1 हो गया, तो 2 सिग्मा और पाई 1, इसको आप लोगों को याद रखना है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह कैसी अभिक्रिया है, तो इसे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। जब विलयन का रंग बदलता है तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव, इसे कहते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, यानी गैसीय विनिमय मतलब गैस का आदान प्रदान। जैसे हम लोग में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। हमारा फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ये सिस्टम कहाँ होता है, ये ऐसा कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फेफड़ा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हमारे फेफड़ा के अंदर में एल्यूविली होता है, एक गोल सा संरचना होता है, अंगूर की जैसी एक संरचना होती है, कई लाखों एल्यूविली होते हैं, लाखों एल्यूविली होते हैं। इसी एल्यूविली में ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इसको याद रखिए, फेफड़ा के अंदर होता है एल्यूविली, इसमें ही गैस का विनिमय होता है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है। तो एयर कंडीशन मतलब एसी में एसी का क्या काम होता है, ठंडा
को क्या करता है, बाहर छोड़ता है और गर्म हवा को अंदर खींच लेता है, यानी गर्म को रूम के अंदर से, यानी कि रूम के अंदर से गर्म हवा को बाहर कर देता है और ठंडा हवा भर जाता है। तो ना हमारा नाक भी वही काम करता है, हमारे शरीर से हवा को बाहर करता है और अच्छा हवा को शरीर के अंदर डालता है। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे की क्या विशेषताएं हैं। तो मरुस्थलीय पौधे की विशेषताएं क्या है ये देखिए, इनमें मिट्टी की बहुत गहराई तक जड़ें होती हैं, जड़ें जो होता है अधिकतम गहराई तक होती हैं, सही बात है। जो भी जहाँ पर पानी कम होता है तो मिट्टी के अधिकतम गहरे तक जड़ होते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि पौधे पानी को खोजते खोजते, पौधे के जड़ें पानी को खोजते खोजते अधिकतम गहराई तक चले जाते हैं। ये वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, ये भी सही है, यानी कि पानी को अपने शरीर से बहुत कम निकालता है। इसलिए कम निकालता है क्योंकि इनके शरीर में पानी होता ही नहीं है, कम मात्रा में होता है। इनकी पत्ती चौड़ी होती नहीं, इनकी पत्ती चौड़ी नहीं होती, इनकी पत्ती सिर्फ चिपटी होती हैं और नुकीलीदार होती हैं। वे वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खोते हैं। इनके शरीर में पानी होता है नहीं तो पानी खोएगा कहाँ से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनका सही आंसर 3 और 4 होगा, 3 और 4। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की अधिक मात्रा होती है। तो तांबे की मात्रा अधिक किसमें होती है, कांसा में। कितना होती है, 80% से ज़्यादा होता है कांसा में तांबा। पीतल में भी तांबा होता है लेकिन में 70% होता है। कांसा और पीतल देखने में सेम होता है। आज से कुछ दिन पहले हमने एक दुकान में गया था बर्तन खरीदने के लिए, तो वहाँ पर हमको कांसा भी दिखाया और पीतल भी दिखाया, तो हम फर्क ही नहीं कर पाते थे कि कौन कांसा है कौन पीतल है। देखने में सेम होगा लेकिन इनमें तांबा ज़्यादा होगा, कांसा में तांबा की मात्रा ज़्यादा होगा और पीतल में तांबा यानी कॉपर की मात्रा कम होगा। तो जिसमें तांबा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा महंगा होगा, यानी कांसा ज़्यादा महंगा होगा और पीतल उनसे कांसा से सस्ता होगा क्योंकि इसमें तांबा कम है। जिसमें तांबा ज़्यादा होगा कठोर भी ज़्यादा होगा, यानी कांसा ज़्यादा कठोर होगा, ज़्यादा महंगा होगा। पीतल कम कठोर होगा तो कम महंगा होगा। ये इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें तांबा ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। इसमें तांबा कम है तो इसलिए इनकी प्राइस भी कम है। इस पर अगर आप किसी चीज़ से ठोकिएगा, इसको पहचानने का नियम बता रहे हैं हम। कांसा पर अगर आप किसी लोहा से ठोकिएगा तो ये ज़्यादा आवाज़ करेगा और पीतल पर किसी लोहा से ठोकिएगा तो ये कम आवाज़ करेगा। इस पर आप किसी चीज़ से ज़्यादा जोर से मारिएगा तो ये टूट जाएगा और पीतल नहीं टूटेगा, लिप जाएगा लेकिन नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें कॉपर की मात्रा कम होता है, ये मुलायम होता है। इसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा होता है, ये कठोर होता है। तो याद रखिए इसमें भी तांबा होता है, इसमें भी तांबा होता है लेकिन ये इसमें ज़्यादा तांबा होता है। वहीं पूछे पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है और कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकता के पिता आनुवंशिकता पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि पुष्प के केंद्र वाले भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के जो मेन भाग होता है वो स्त्री कैंसर होता है, यह मेन भाग होता है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाले प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये शीतल महाजन बनी है। स्काई ड्राइविंग क्या होता है, तो हवाई जहाज से ऊपर से कूदना ही स्काई ड्राइविंग कहलाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत सम्मान से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। किन किन व्यक्तियों को दिया गया, थोड़ा आप लोग याद रख लीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। दूसरा दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। चौथा दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, यानी कि 2 व्यक्ति जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और 5वां दिया गया MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। परीक्षा में भी पूछ सकता है कि MS स्वामीनाथन को कब भारत रत्न दिया गया, तो 2024 में सम्मानित किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इनमें से किन 2 व्यक्तियों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया, तो 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया,
स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों व्यक्ति को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया। कितने नंबर के? तो 58 नंबर के। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितने नंबर के थे, तो ये 58 नंबर के थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। ये भी बात को आप लोगों को याद रखना है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 बना है क्रिस्टीना पिचकोवा। क्रिस्टीना पिचकोवा को आप लोग याद रखिए। ये 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 बना है क्रिस्टीना पिचकोवा का। कहाँ के थे ये? चेक रिपब्लिक के थे। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस देश में हुआ? तो ये भारत में हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत के मुंबई में हुआ था 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। इसमें वर्ल्ड लगा हुआ है, इसको आप लोग याद रखिए। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच में बंगो सागर, पहले तो यही याद रखिएगा कि ये बंगो सागर किन दो देश के बीच होता है? तो बंगो सागर होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये कहाँ हुआ? 2023 में। ये कहाँ हुआ? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ था। इसको आप लोगों को याद रखना है। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है 11 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। एक और प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट बनता है कि चेतन भगत से हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? गर्लफ्रेंड जिसमें लगा हुआ है चेतन भगत, आंख मूंद करके मार दीजिए। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किन व्यक्तियों ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? यानी कि मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार ने किया। बिहार के एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत 2024 दिया गया? तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत 2024 किसे दिया गया? कोसियावा जो ग्राम है इसको बाल हितैषी पुरस्कार 2024 मिला। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या कहाँ रही है? यानी कि किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक खाता खोले गए हैं? तो बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना से अंतर्गत सबसे अधिक खाता खोले गए हैं। 35 नंबर के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से किन खिलाड़ियों को 2023 के लिए रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार देता है? तो बैलन डी पुरस्कार जो फुटबॉल में दिया जाता है किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो इसके लियोनेल मेसी को दिया गया। अर्जेंटीना खिलाड़ी है, ये भी आप लोग याद रखिए। लियोनेल मेसी किस देश खिलाड़ी है? तो ये अर्जेंटीना खिलाड़ी है। इसे 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार मिला है। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वे MS धोनी है। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जो दांडी मार्च शुरू किया था, इनमें से कौन सा बिल्कुल जोड़ा सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो दांडी मार्च जो शुरू किया था इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? दांडी मार्च के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दांडी मार्च कब से कब तक हुआ था? तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच हुआ था 1930 में। 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही शुरू हुआ था। नमक कानून भी 1930 में ही हुआ था। पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी 1930 में ही शुरू हुआ था। विदेशी कपड़े का बहिष्कार ये दांडी मार्च में नहीं हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। तो इनमें सही आंसर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां, जो बहादुर शाह के ही दरबार में होते थे। बख्त खां ये बहादुर शाह के सैन्य मंत्री थे। तो आप लोग याद रखिएगा इसे कि बख्त खां बहादुर शाह के सेना प्रमुख थे। 1857 ईस्वी क्रांति के समय में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के, तो दिल्ली के जो सैन्य नेतृत्व किया था वे बख्त खां ही था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय में दिल्ली में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बख्त खां किया था। वहीं पूछे 1857 क्रांति किसने दिल्ली में शुरू किया था? तो ये बहादुर शाह जफर प्रथम ने बहादुर शाह जफर द्वितीय ने शुरू किया था।
39 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी सभा की शुरुआत किया गया था। रहनुमाई मैदान सभा की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो ये आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। खुदाई खिदमत की स्थापना किसने किया था, तो ये अब्दुल गफर खां ने किया था। वहीं सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण जोशी ने किया था। एक बार फिर से याद रखिए, रहनुमाई मैदान सभा जो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफर खान ने किया था और सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन कब किया गया था, 1927 में किया गया था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के समय में प्रतिपादित किया गया था। तो ये गुलजार सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जिस समय में एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय में भारत के विदेश मंत्री आई.के. गुलजार थे। एच.डी. देवगौड़ा के समय में भारत के विदेश मंत्री आई.के. गुलजार थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो उनको अपने पड़ोसी से रिश्ता अच्छा बना के रखना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं गुलजार सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा 41 के डी। संघ में रहने के लिए बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाए गए नियम किस ग्रंथ में है। यानी कि बुद्ध भिक्षु ने कुछ नियम बनाया था कि आपको अगर इस ग्रुप में रहना है तो आपको ये सब नियम फॉलो करना पड़ेगा। उस किस पुस्तक में ये नियम लिखा हुआ, तो ये विनय पुस्तक में लिखा हुआ है। तो याद रखिए, जिसमें नियम आया तो इसमें भी नियम है, विनय। देखिए न में ना नियम, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखने का ट्रिक है, इसमें भी नियम है और इसको पढ़ने से लग रहा है विनय, विनय पिटक, ये आपको याद रखिएगा। ये पुस्तक बुद्ध धर्म से संबंधित, ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित है और विनय पिटक भी बुद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णु गुप्त थे। वहीं पूछे गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्त थे। 44 नंबर के प्रश्न कह रहा है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो किस मौर्य स्तंभ के चित्र पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये संकीसा, याद रखिए संकीता, याद रखिए संकीसा स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित है। 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तो उसमें भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था तो 1942 में प्रस्ताव पारित हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और 1940 से लेकर के 1945-46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पांडुलिपि का क्या महत्व है। तो पांडुलिपि का महत्व है कि ये प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा करता है। ठीक है, ये प्राचीन में जो विज्ञान है उनकी चर्चा करता है। राजाओं के जीवन की चर्चा करता है, तो ये भी सही है, राजाओं के जीवन की चर्चा करता है। पांडुलिपि क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। पांडुलिपि होता है हाथ से लिखा हुआ, पांडु मतलब होता है हाथ, हाथ से लिखा हुआ कोई भी लिपि हो, कोई भी लिखना हो, लिखा हुआ चीज़ कोई भी हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि क्या होता है, पुराने ज़माने में जो मिलते थे हाथ से लिखा हुआ कोई चीज़, उन्हीं को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि में प्राचीन विज्ञान की बातें, ये भी सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा होती है, ये भी सही है। धार्मिक मान्यता व्यवहार की चर्चा होती है, ये भी सही है। तो ये गलत है, स्तंभ की अध्ययन होता है, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 इनका सही आंसर है 1, 2 और 3। 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। यानी कि इनमें से कौन सा शासक है जो अफगान मूल के थे, अफगानी थे, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान हम लोग बोलते हैं, वहाँ के थे। तो कौन थे, तो लोदी वंश। लोदी वंश के जो प्रथम शासक थे बहलोल लोदी, वह भारत में प्रथम अफगान शासक थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में प्रथम अफगान शासक कौन थे, तो बहलोल लोदी थे। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोदी किया था। बकललवा, बहलोल से बकललवा याद रखे, बकललवा ने लोदी वंश को बनाया और होशियारवा ने इसे विनाश कर दिया। होशियारवा का क्या नाम था,
इब्राहिम शाह लोदी। लोदी वंश के प्रथम शासक थे बहलोल लोदी। बगलौलवा ने इसे बनाया और होशियारवा ने इसे विनाश कर दिया। इब्राहिम शाह लोदी वंश के अंतिम शासक थे। 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, यानी इस्लामिक शैली पर, इस्लामी परंपरा पर निर्मित भारत के प्रथम मकबरा कौन थे? तो ये बलबन के मकबरा थे। इसको आप लोग याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 49 नंबर के प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कौन से फारसी के प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को भी चित्रित किया है? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, इनमें से किस कवि ने किया था? पर्यावरण के बारे में लिखा है अपनी किताब में, तो अमीर खुसरो। इसे भारत के तोता कहा जाता है। तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। इनकी बोली अच्छी थी, इसलिए इसे भारत का तोता कहा जाता है। तो अपने जो किताब है उसमें यह भारत के पर्यावरण के बारे में लिखा है। 50 नंबर के कह रहा है कि घटनाक्रम को जो है ना व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद हुई, उसके बाद हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुई थी? 1100। इसमें सही आंसर जो होगा वो 432। पहले तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी, उसके बाद ये 1100 में ये घटना घटी थी। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो इसका सही जो आंसर है वो ये 4321 होगा। 51 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 51 नंबर का प्रश्न देखिए। 51 नंबर का प्रश्न बोल रहा है पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं, प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनाम वाले प्रश्न को देखते हैं। इनाम वाले प्रश्न क्या है, ये आपके स्क्रीन पर है इनाम वाले प्रश्न। तो आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आप लोगों को सही जवाब बताना है। जिसका जवाब सही होगा उनको हमारे तरफ से इनाम स्वरूप 100 रुपया दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।